नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका आपके परिवार इनोवेशन स्टडी चैनल में। आशा करता हूं आप बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। चलिए बहुत बढ़िया। सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग, सभी दोस्तों को राम राम, सभी दोस्तों को सत श्री अकाल भी। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी डेली क्लास रहती है सुबह 10 बजे, जिसमें हम जनरल साइंस के क्वेश्चंस कर रहे हैं। और जनरल साइंस में हमारा जो सब्जेक्ट चल रहा है वो चल रहा है फिजिक्स। टोटल हमने 15 क्लासें लगा ली है और इन 15 क्लासों में हमने लगभग 750 या 800 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। आज हमारा 16 नंबर क्लास है। प्रत्येक क्लास में हम 50 क्वेश्चन कवर कर रहे हैं और पीडीएफ भी आपको साथ साथ में मिल रही है टेलीग्राम ग्रुप पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का सेशन। एक बार दिल से लाइक कीजिएगा और दिल से शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना। जैसे ही क्लासें लगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। जनरल साइंस का पूरा कोर्स करेंगे एसएससी के लिए, राजस्थान पुलिस के लिए, राजस्थान पटवारी के लिए, सभी एग्जाम के लिए है, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। ठीक है, इसमें फिजिक्स भी कवर कर लेंगे, बायो भी कवर कर लेंगे और यहाँ पे केमिस्ट्री भी कवर कर लेंगे। ठीक है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए आज की क्लास का आपके सामने है। क्वेश्चन है, किसी भी शीतल स्थान से उष्मा लेने व तप्त स्थान को देने की युक्ति क्या कहलाती है? प्रशीतक, रेफ्रिजरेटर, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ए व बी दोनों, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलता हूं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, वातानुकूलक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? वातानुकूलक है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रशीतक के सिद्धांत पर, ऊर्जा के सिद्धांत पर, ऊष्मागतिकी के सिद्धांत पर, उपरोक्त सभी। तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा प्रशीतक के सिद्धांत पर, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। एसी होती है जो कि एयर कंडीशनर होती है, द्वारा किसी भवन या कमरे का तापमान, आर्द्रता व हवा की गति को नियंत्रित किया जाता है। एसी द्वारा कमरे का तापमान लगभग 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कुछ एसी भी बनाए जाते हैं जिसमें क्या है, जाड़ों में गर्म हवा मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रशीतक में कार्यकारी पदार्थ के रूप में पराय किसका प्रयोग किया जाता है? नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, फ्रीओन का, सल्फर का। तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा फ्रीओन का, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलता हूं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या फ्रीज का दरवाजा खोलकर कमरे का ताप कम किया जा सकता है? हाँ, नहीं, परिवर्तित किया जा सकता है, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रीज का दरवाजा खोल करके कमरे का ताप कम नहीं ज्यादा किया जा सकता है, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऊष्मागतिकी के किस नियम के द्वारा किसी पदार्थ या निकाय के तापमान को परम शून्य ताप तक नहीं घटाया जा सकता? ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से, ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम, या फिर तृतीय नियम, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा तृतीय नियम से, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। ऊष्मा स्थानांतरण की कितनी विधियां हैं? 2, 3, 4, 5। तो आपका राइट आंसर होगा ऊष्मा स्थानांतरण की 3 विधियां हैं, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। चालन, संवहन, विकिरण। ठीक है, 3 विधियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलता हूं। धातुएं ऊष्मा की होती है, कुचालक होती है, सुचालक होती है, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स धातुएं हैं वो ऊष्मा की सुचालक होती है, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। ठोसों में ऊष्मा का संचरण किसके द्वारा होता है? चालन के द्वारा, संवहन के द्वारा, विकिरण के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ठोसों में ऊष्मा का संचरण चालन द्वारा होता है, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। चालन के द्वारा ऊष्मा पदार्थों में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पदार्थ के कणों को अपने स्थान में परिवर्तित किए बिना पहुंचती है भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, गैसों में ऊष्मा का संचरण किसके द्वारा होता है? आपने बताया था भी ठोसों में तो चालन के द्वारा होता है, लेकिन अब बताना है गैसों में
ऊष्मा का संचरण किसके द्वारा होता है? चालन के द्वारा, संवहन के द्वारा, विकिरण के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो गैसों और द्रव दोनों में ही क्या है, ऊष्मा का संचरण है वो संवहन विधि द्वारा होता है, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। ठंड के दिनों में प्रातःकाल लोहे के टुकड़े को छुएं तो लोहा का टुकड़ा है वो लकड़ी के टुकड़े से अधिक ठंडा होता है, ऐसा क्या है भी, ऐसा क्यों है? लोहा कठोर है जबकि लकड़ी हल्की है, या फिर लोहा हल्का है जबकि लकड़ी है वो कठोर है, या फिर लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का कुचालक है, या फिर लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का चालक है। तो आपका राइट आंसर होगा लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का चालक होता है, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखो आपके सामने है। ऊष्मीय विकिरण की चाल होती है 4 × 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, या फिर 3.5 × 10 की पावर 9 मीटर प्रति सेकंड, या फिर 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, या फिर 5.6 × 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा 3 × 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, सूर्य से प्रकाश की ऊर्जा पृथ्वी पर किस विधि द्वारा पहुंचती है? चालन के द्वारा पहुंचती है, संवहन के द्वारा, विकिरण के द्वारा, या फिर उपरोक्त सभी के द्वारा? तो सूर्य से प्रकाश की जो ऊर्जा है वो पृथ्वी पर विकिरण विधि द्वारा पहुंचती है, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। विकिरण के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, विकिरण अपारदर्शी माध्यम में गमन करती है। विकिरण है वो अपारदर्शी माध्यम में गमन करती है, उसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है ऊष्मा किस प्रक्रिया में सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है? चालन द्वारा, विकिरण द्वारा, संवहन द्वारा, उपयुक्त सभी से? तो 13 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा विकिरण द्वारा, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। ऊष्मा का कुचालक है कांच, तांबा, लोहा, चांदी। तो कांच है वो ऊष्मा का कुचालक है, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। जिन पदार्थों में ऊष्मा का संचरण संभव है उन्हें चालक कहते हैं, जैसे कि तांबा है, लोहा है, चांदी है, ठीक है। और जिन पदार्थों में ऊष्मा का संचरण संभव न हो उसे हम अचालक या फिर कुचालक कहते हैं, जैसे लकड़ी है, कांच है, वायु है। इट्स ओके, चीजें समझ में आ रही है। 15 नंबर क्वेश्चन देखो अभी, किसी पदार्थ के ताप और दाब के बीच खींचे हुए आरेख को हम क्या बोलेंगे? किसी भी पदार्थ के टेम्परेचर और प्रेशर के बीच, यानी टेम्परेचर यानी ताप, प्रेशर यानी दाब के बीच खींचे हुए आरेख को हम क्या कहेंगे? लेटिमर आरेख, या फिर प्रावस्था आरेख, या फिर वाष्पन आरेख, या फिर गुप्त आरेख? तो आपका राइट आंसर हो फ्रेंड्स वो हो जाएगा, उसे हम प्रावस्था आरेख बोलेंगे, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। त्रिक बिंदु होता है वह बिंदु जहां पर तापमान शून्य होता है, वह बिंदु जहां पदार्थ का घनत्व कम होता है, या फिर वह बिंदु जहां गलन वक्र, ऊर्ध्वपातन वक्र तथा वाष्पन वक्र मिलते हैं, या फिर वह बिंदु जहां कोई वक्र नहीं मिलता? तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा यहाँ पे वह बिंदु जहां पर गलन वक्र और ऊर्ध्व वक्र और वाष्पन वक्र मिलते हैं वो त्रिक बिंदु होता है, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। जल के त्रिक बिंदु का दाब कितना होता है बताओ भी? 0.006 वायुमंडल, या फिर 0.8 वायुमंडल, या फिर 0.08 वायुमंडल, या फिर 0.0006 वायुमंडल? तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा, जल के त्रिक बिंदु का दाब है वो 0.006 वायुमंडल, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। जल के त्रिक बिंदु का ताप कितना होता है? अगर आपसे पूछ ले जल के त्रिक बिंदु का ताप कितना होता है, तो टेम्परेचर है वो 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड होता है,
ठीक है। और दाब आपको बताई दिया अभी 0.006 वायुमंडल होता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड में CO2 होती है, उसके त्रिक बिंदु का ताप कितना होता है कार्बन डाइऑक्साइड के, तो होता है 56.6 डिग्री सेंटीग्रेड, 56.6 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर इसका दाब पूछ ले, प्रेशर पूछ ले तो भी, तो प्रेशर पूछ लेगा तो 5.11 वायुमंडल होता है। CO2 का जो प्रेशर होता है वो तो होता है 5.11 वायुमंडल, और इसका अगर टेम्परेचर पूछ ले तो 56.6 डिग्री सेंटीग्रेड। चीजें समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलता हूं। 18 नंबर क्वेश्चन देखो आपके सामने है। क्वेश्चन है वह ताप कौन सा है जिसके ऊपर ताप होने पर उसे द्रवित नहीं किया जा सकता? समताप, क्रांतिक ताप, क्रांतिक दाब, समदाब, समुदाब। तो यहाँ पे समुदाब नहीं है, समदाब हो जाएगा ये, ठीक है। तो आपका राइट आंसर होगा क्रांतिक ताप, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्रांतिक टेम्परेचर, जल का क्रांतिक टेम्परेचर कितना होता है? तो जल का क्रांतिक टेम्परेचर है वो 374 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड का क्रांतिक टेम्परेचर पूछूं तो 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। 19 नंबर क्वेश्चन है आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? बैरोमीटर, आर्द्रता मापी, वायु दाब मापी या फिर जल मापी? तो आपका राइट आंसर होगा आर्द्रता मापी, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा आर्द्रता कहलाती है, ठीक है। वायुमंडल में उपस्थित जो जल वाष्प की मात्रा है वो क्या कहलाती है? आर्द्रता कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गर्मियों में किसके कारण आइसक्रीम व कुल्फी जमाई जाती है? आर्द्रता के कारण या फिर हिम मिश्रण के कारण या फिर वायु दाब मापी के कारण या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर होगा हिम मिश्रण के कारण है वो कुल्फी और आइसक्रीम है वो जमाई जाती है गर्मियों में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो क्वथनांक और हिमांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अभी क्वथनांक बढ़ जाता है वह हिमांक अपरिवर्तित रहता है, या फिर क्वथनांक और हिमांक दोनों बढ़ते हैं, या फिर क्वथनांक बढ़ जाता है और हिमांक है वो घट जाता है, या फिर क्वथनांक व हिमांक दोनों घट जाते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाए क्वथनांक बढ़ जाता है वह हिमांक है वो घट जाता है, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। यदि बर्फ में नमक मिला दिया जाए तो बर्फ का गलनांक तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से घटकर के माइनस, इससे भी घटकर के कहाँ पे चला जाएगा? -22 डिग्री सेंटीग्रेड पे चला जाएगा, ठीक है ना, अगर बर्फ में नमक मिला दिया जाए तो। अगला क्वेश्चन देखो, किसकी माप है ये, ठीक है ना, किसकी माप करके मौसम विज्ञान मौसम पूर्वानुमान प्राप्त करते हैं? आपेक्षिक आर्द्रता की, ओस की, या फिर गुप्त वाष्प की, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपेक्षिक आर्द्रता का मान ताप बढ़ाने से बढ़ता है, ये चीजें ध्यान रखना। आपेक्षिक आर्द्रता है उसका यहाँ पे पूर्वानुमान से उनकी माप की जाती है आपेक्षिक आर्द्रता की, और मौसम विज्ञान है वो मौसम का पूर्वानुमान प्रस्तुत करता है आपेक्षिक आर्द्रता। अब याद रखना आपेक्षिक आर्द्रता का मान है वो ताप बढ़ने पर बढ़ जाता है, ताप बढ़ाएंगे तो उसका मान भी बढ़ जाएगा आपेक्षिक आर्द्रता का। आर्द्रता किस मौसम में अधिक होती है? गर्मी में, सर्दी में, बरसात में, इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। बरसात में सूती कपड़ों के मील सामान्यतः समुद्र के निकट स्थापित किए जाते हैं क्योंकि समुद्र के किनारे आर्द्रता अधिक होती है, जिसके कारण सूती का धागा है वो जल्दी नहीं टूटता, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भी, 24 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है मानव स्वास्थ्य के लिए अनुकूलतम आपेक्षिक आर्द्रता कितनी होनी चाहिए? 50 से 55, या फिर 70 से 80, या फिर 60 से 65, या फिर 90 से 100%? तो आपका राइट आंसर होगा मानव स्वास्थ्य के लिए 60 से 65, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। साथ साथ में क्लास को लाइक और शेयर करते रहिएगा दोस्तों। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार क्लास को लाइक जरूर करें, और शेयर नहीं किया अपने दोस्तों के साथ में तो एक बार क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिल सके। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जैसे ही क्लासें लगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पास पहुंच जाए और आप तुरंत उसका लाभ उठा सके। अपनी डेली क्लास रहती है सुबह 10 बजे, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, चाय के कप में चाय को
तस्तरी में उड़ेलने पर चाय शीघ्र ठंडी हो जाती है, क्यों भी? तो चाय में नमी पाई जाती है भी, चाय में नमी पाई जाती है, इसी कारण वो क्या है, जल्दी ठंडी होती है, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। रुकिए भी, यानी इस क्वेश्चंस में आपका जो राइट आंसर होगा, यानी चाय के कप में से चाय को तस्तरी में उड़ेलने पर चाय शीघ्रता से ठंडी हो जाती है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण होता है इसके चाय का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है, जिससे वाष्प दर है वो बढ़ती है, यानी बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। इसमें बी ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 26 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। कौन सी धातु सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होती है? पारा, नाइट्रोजन, लोहा, सिलिकॉन। तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा पारा है, वो सामान्यतः द्रव अवस्था में होती है, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। पारे का हिमांक आपसे पूछ ले कितना होता है? तो पारे का हिमांक -39 डिग्री सेंटीग्रेड होता है भी, -39 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर आपसे पारे का क्वथनांक पूछ ले तो 357 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 357 डिग्री सेंटीग्रेड। और ऊंची पहाड़ियों पर तापमान प्राय हिमांक से कम होता है, ऊंची पहाड़ियां होती है उस पे तापमान है वो प्राय हिमांक से कम होता है, जिसके कारण वातावरण की जलवाष्प जमकर बर्फ बन जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, 27 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है किसी पदार्थ को गुप्त ऊष्मा देने से किस ऊर्जा में वृद्धि होती है? कोई भी पदार्थ है उसकी गुप्त ऊष्मा देने से किस ऊर्जा में वृद्धि होती है? गतिज ऊर्जा में, या फिर स्थितिज ऊर्जा में, या फिर दोनों में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर होगा स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होगी भी। कोई भी पदार्थ है, किसी भी पदार्थ को गुप्त ऊष्मा देंगे तो उसकी स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होगी, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलता हूं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। गर्मी के दिनों में मिट्टी की सुराही में पानी ठंडा क्यों रहता है? क्योंकि सुराही ठंडी होती है, सुराही पतली व कठोर होती है, या फिर सुराही के असंख्य छिद्रों में लगातार वाष्पन की जो क्रिया है वो होती रहती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर होगा सुराही के असंख्य छिद्रों में लगातार वाष्पन की क्रिया होती रहती है, जिसके कारण है वो मिट्टी की सुराही है वो पानी ठंडा करती रहती है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। बर्फ के गलन की वाष्पन उष्मा कितनी होती है? 539 किलो कैलोरी प्रति किग्रा, 541 किलो कैलोरी प्रति किग्रा, 540 किलो कैलोरी प्रति किग्रा, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर होगा 539 किलो कैलोरी प्रति किग्रा, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। किसी नियत ताप पर किसी पदार्थ को ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तित करने हेतु आवश्यक ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा या फिर गलन की ऊष्मा, जो भी है ऊष्मा को गलन की ऊष्मा या फिर गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, जबकि नियत ताप पर गलन की गुप्त ऊष्मा बोलते हैं उसको तो, और जबकि नियत ताप पर किसी पदार्थ की द्रव से गैस अवस्था में परिवर्तन करने हेतु आवश्यक मात्रा को उस पदार्थ की क्या बोलते हैं? वाष्प की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। और बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी प्रति किग्रा होती है, 80 किलो कैलोरी प्रति किग्रा होती है बर्फ की गुप्त ऊष्मा, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, 30 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। ऊष्मीय विकिरण की तरंग दैर्ध्य होती है, ऊष्मीय विकिरण की तरंग दैर्ध्य कितनी होती है? 7800 एंगस्ट्रॉम से अधिक, या फिर 8800 एंगस्ट्रॉम से अधिक, या फिर 4000 एंगस्ट्रॉम से अधिक, या फिर 5000 एंगस्ट्रॉम से अधिक। तो आपका राइट आंसर होगा 7800 एंगस्ट्रॉम से अधिक होती है, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलता हूं, अगला क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है। क्वेश्चन है रात्रि के जाड़े 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, जाड़े की रात्रि में जलवाष्प पेड़ों की पत्तियों पर संघनित होने के साथ साथ जम जाती है, जिन्हें हम बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े के रूप में देख सकते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? कोहरा, या फिर पाला, या फिर ओस, या फिर वर्षा। तो उन्हें हम पाला बोलेंगे भी, पाला, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। पाले के कारण पौधों की नसों व कोशिकाओं में उपस्थित जल जम जाता है, जिससे पौधे का तना फट जाता है और पेड़ है सूख जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, 32 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है उबलते जल की अपेक्षा भाप के साथ हाथ है वो अधिक जलता है।
उबलते जल की अपेक्षा भाप से हाथ अधिक जलता है, क्यों भी? कारण क्या है इसका? क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा के रूप में 539 किलो कैलोरी की अतिरिक्त ऊष्मा होती है, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऊष्मारोधी पदार्थ है एबोनाइट या फिर एस्बेस्टस या फिर दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। जिन पदार्थों के अंदर से ऊष्मा का संचरण बिल्कुल नहीं होता उसमें ऊष्मारोधी पदार्थ कहते हैं, जैसे एबोनाइट है, एस्बेस्टस है आदि। ठीक है, तो ऊष्मारोधी पदार्थ कौन से हो गए? ऊष्मारोधी पदार्थ एबोनाइट और एस्बेस्टस, यानी सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, न्यूटन का शीतलन नियम निर्भर करता है ठंडी होने की दर पर, पृष्ठ की प्रकृति पर, पृष्ठ स्टीफन क्षेत्रफल पर, या फिर उपरोक्त सभी पर। तो आपका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी पर, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलता हूं। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, क्वेश्चन है स्टीफन का नियम संबंधित है। स्टीफन का नियम किससे संबंधित था अभी बताइएगा, आपके सामने है यहाँ पे स्टीफन का नियम। ऑप्शंस आपके सामने है, इसमें से बताइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिएगा, तो यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चंस में ये यहाँ पे अनंत का निशान नहीं है, ये ठीक है ना, अनंत का निशान लगाया गया है, ये यहाँ पे समानुपाती का निशान है। ठीक है ना, सभी के बीच में जो निशान लगा हुआ है ये समानुपाती का निशान है। तो आपका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन है वो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, ई समानुपाती T4, यानी स्टीफन के नियम के अनुसार विकिरण ऊर्जा उसके परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होता है। ये बात है बोली गई थी स्टीफन के नियम में। इट्स ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, 36 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। ठंडे देशों की कारों में रेडिएटर में पानी जमने से बचाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? एथिलीन ग्लाइकोल या फिर नाइट्रोजन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर होगा एथिलीन ग्लाइकोल मिलाया जाता है, एथिलीन ग्लाइकोल, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठंडे देशों की कारों में रेडिएटर में पानी जमने से बचाने के लिए पानी में एथिलीन ग्लाइकोल मिलाया जाता है, क्योंकि एथिलीन ग्लाइकोल जल के हिमांक को बहुत कम कर देता है, बहुत ही कम कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसी अंधेरे कमरे में काली बस सफेद धातु के काली व आएगा यहाँ पे, ठीक है ना, काली व सफेद धातु के गोलों को समान ताप पर गर्म करके रखा जाता है। तो कौन सा ताप है वो अधिक चमकेगा, कौन सा गोला अधिक चमकेगा भी? सफेद गोला, काला गोला, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो काला गोला है वो क्या है, अधिक चमकेगा। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। काला गोला अधिक चमकेगा, क्यों चमकेगा? क्योंकि काली वस्तु ऊष्मा का अधिक अवशोषण करती है। ठीक है, तो 38 नंबर क्वेश्चन देखो आपके सामने, क्वेश्चन है थर्मस फ्लास्क की आंतरिक दीवारें चमकीली होती है, क्यों होती है? संवहन द्वारा होने वाली ऊष्मा हानि को रोकने के लिए, या फिर विकिरण द्वारा होने वाली ऊष्मा हानि को रोकने के लिए, या फिर इन ए व बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर होगा विकिरण द्वारा होने वाली ऊष्मा हानि को रोकने के लिए थर्मस फ्लास्क की आंतरिक दीवारें हैं वो चमकीली बनाई जाती है, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 39 नंबर क्वेश्चन देखो आपके सामने है, क्वेश्चन है पहाड़ की चोटियों पर आलू को पकाने में अधिक समय लगता है, क्यों भी? वायुमंडलीय दाब कम, वायुमंडलीय दाब अधिक, या फिर पहाड़ की चोटियों पर ताप उच्चतर होता है, या फिर पहाड़ की चोटियों पर ताप है वो निम्नतर होता है। तो वायुमंडलीय दाब कम होता है वहां पे, इसी कारण आलू को पकाने में अधिक समय लगेगा, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, थर्मस फ्लास्क का आविष्कार किसने किया था बताइएगा? थर्मस फ्लास्क का आविष्कार किसने किया था? डिवार ने, किरचॉफ ने, स्टीफन ने, न्यूटन ने। तो डिवार ने थर्मस फ्लास्क का आविष्कार किया था, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ, आवेश कितने प्रकार के होते हैं बताओ भी? आवेश कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो आपका राइट आंसर होगा आवेश है वो 2 प्रकार के होते हैं, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। सहजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और विजातीय आवेश है वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, आवेशों को धनात्मक व ऋणात्मक किसने कहा? कुलोम ने, फ्रैंकलिन ने, एम्पियर ने, रदरफोर्ड ने। तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा फ्रैंकलिन ने आवेशों को धनात्मक और ऋणात्मक कहा था, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अमेरिका वैज्ञानिक था बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है, ने आवेशों को धनात्मक व ऋणात्मक कहा, जैसे कि कांच की छड़ अथवा
बिल्ली के समूर पर आवेश धनात्मक कहलाता है तथा प्लास्टिक की छड़ पर रेशम के आवेश है वो ऋणात्मक कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 43 नंबर क्वेश्चन, कोई भी वस्तु अपने इलेक्ट्रॉन खोकर धनावेशित होती है या फिर ऋणावेशित होती है, या फिर पहले धनावेशित होगी बाद में ऋणावेशित, या फिर पहले ऋणावेशित बाद में धनावेशित। तो कोई भी वस्तु है वो अपना इलेक्ट्रॉन खो करके क्या होगी, धनावेशित होगी, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। यानी कोई भी वस्तु अपना इलेक्ट्रॉन खोकर धनावेशित हो सकती है, इसी प्रकार किसी भी वस्तु को इलेक्ट्रॉन देकर ऋणावेशित भी बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 44 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है विद्युत आवेश का प्रकार है धनात्मक, ऋणात्मक, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत आवेश का प्रकार है वो ए और बी दोनों, यानी ऋणात्मक भी है और धनात्मक भी है, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। जबकि न्यूट्रॉन आवेश रहित होता है भी, प्रोटॉन का आवेश है वो धनात्मक व इलेक्ट्रॉन का आवेश है वो ऋणात्मक माना जाता है, जबकि न्यूट्रॉन आवेश रहित होता है, न्यूटन होता है भी, ठीक है, न्यूट्रल होता है न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत आवेश संबंधी प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, थेलस ने, या फिर कुलोम ने, या फिर फ्रैंकलिन ने, या फिर रदरफोर्ड ने। तो आपका राइट आंसर होगा थेलस ने, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। इतिहास के अनुसार लगभग 600 ईसा पूर्व हुई तथ्य की खोज का श्रेय ग्रीस देश के मिलेटस के निवासी थेलस को जाता है भी। ठीक है, 46 नंबर क्वेश्चन देखो, आवेश किस प्रकार की राशि है, सदिश है, अदिश है, परदिश है, उपरोक्त सभी। तो आपका राइट आंसर का आवेश है वो एक अदिश राशि है जिसमें दिशा नहीं होती, ओनली फॉर परिणाम होता है, अदिश राशि है, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। आवेश एक अदिश राशि है, अर्थात आवेश को प्रदर्शित करने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती। आवेशों के आवेशन क्रिया में किसका स्थानांतरण होता है, इलेक्ट्रॉन का, न्यूट्रॉन का, प्रोटॉन का, पॉजिट्रॉन का। तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। यदि वस्तु के कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं तो वस्तु धनावेशित हो जाती है, और यदि वस्तु में बाहर से कुछ इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो वस्तु क्या है, ऋणावेशित हो जाती है। 48 नंबर क्वेश्चन देखो आपके सामने है। क्वेश्चन है किसी चालक से 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित होने में कितनी मात्रा में आवेश का प्रवाह होता है, 1 कूलम, 1 वोल्ट, 1 एम्पियर, 2 कूलम। तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा 1 कूलम, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है अभी, कूलम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 49 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। पदार्थ की संरचना के आधुनिक सिद्धांत के अनुसार पदार्थ के सभी परमाणु कितने कणों से मिलकर बने होते हैं, 2, 3, 4, 5। तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा 3, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 3 परमाणु कौन कौन से, एक तो हो जाएगा परमाणु 3 मूल कणों से मिलकर बने होते हैं, कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन हो गया, एक प्रोटॉन हो गया और एक न्यूट्रॉन हो गया। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश चार्ज होता है ये बताइएगा। तो -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम ऋणावेशित होता है, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है, आशा करता हूं फ्रेंड्स आज की क्लास में हमने 50 क्वेश्चन कवर किए हैं, सभी क्वेश्चन्स आपको समझ में आ गए होंगे। और क्लास अच्छी लगी है तो दिल से लाइक करना दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ में, ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिल सके। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि न्यू अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे भी। ठीक है, डेली क्लास रहती है अपनी सुबह 10 बजे, जिसमें हम जनरल साइंस कवर कर रहे हैं ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। और जनरल साइंस में हमारा सब्जेक्ट चल रहा है पहले फिजिक्स, हमने आज 16 क्लासें कवर कर ली है। इसकी प्रत्येक क्लास में हमने 50 क्वेश्चन कवर किए हैं। ठीक है, पीछे वाली क्लासें नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में या फिर आई बटन पर उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के उनको देख लीजिएगा लगातार। ठीक है, टॉपिक वाइज आपको क्या है क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं। जैसे ही फिजिक्स के क्वेश्चन कवर होंगे देन उसके बाद में केमिस्ट्री के क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे और फिर आपके बायोलॉजी के क्वेश्चन शुरू कर देंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही फ्रेंड्स, मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।